जय हिंद। CIS कैंपस GS यूनिवर्सिटी के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी का पहला लेक्चर है और ज्योग्राफी का जो पहला लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका विषय है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ, इसको लेकर अभी भी शोध चल रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर हमें ये पता है कि हम ब्रह्मांड में हैं और ब्रह्मांड के विषय में बोला जाता है कि यह अनंत, शून्य अर्थात इनफाइनाइट है। अनंत का तो समझ में आता है, शून्य कैसे? शून्य इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड का आकार और प्रकार मूलतः हमारे पास वृत्त स्तर पर स्थापित करने की दिशा से है नहीं। कैसे? कि यह तो पता है कि ब्रह्मांड की लंबाई और चौड़ाई है, लेकिन कितनी है यह नहीं पता, इसलिए इसको शून्य की संज्ञा में रखा गया है, अनंत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका क्रमिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, इसको लेके वैज्ञानिकों के बीच में एक कौतूहल का विषय है और कई विषयों को लेकर एक दूसरे से मतभेद भी है। लेकिन जिन तीन बातों पर संपूर्ण वैज्ञानिक समूह की सहमति है वह यह है कि नंबर 1, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। नंबर 2, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम गैस सर्वत्र है, सर्वविदित है, आपको सब स्थानों पर मिलेंगी। और नंबर 3, यहां पर धूल के कण हैं। अर्थात मैं आपसे ये कहूं कि आप जहां भी बैठे हुए हैं आपके पास निश्चित रूप से धूल के कण होंगे। कुछ आपको दिख रहे होंगे, कुछ नहीं दिख रहे होंगे। तो वह धूल के कण ब्रह्मांड अंतरिक्ष से हमारे पास में आते हैं और वास्तव में यह खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी का उदाहरण है। तो ब्रह्मांड का प्रारंभ कहां से होता है, इसको लेकर बताया गया कि आज से लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व, हम जानते हैं कि 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। तो इस प्रकार से 1370 करोड़ वर्ष पूर्व एक खगोलीय पिंड है जो कि प्रारंभ में कुछ इतना था, उसके पश्चात कुछ इतना हुआ, उसके पश्चात कुछ इतना हुआ और उसके पश्चात यह इतना हो गया। अर्थात आकार कम होता चला गया, परिणाम स्वरूप घनत्व में निरंतर वृद्धि होती चली गई। एक साधारण प्रयोग के रूप में हम देखते हैं, हम किसी वस्तु को या जिसका भी द्रव्यमान है, यदि हम उसको दबाने का प्रयास करते हैं तो उसकी दबने की सीमा एक निश्चित होती है। खगोलीय पिंडों के विषय में इस सीमा को बोला जाता है चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट। आपने शब्द नाम भी सुना होगा, वो क्या होता है हम उसका व्याख्यान बाद में करेंगे। तो एक निश्चित आकार था जिस आकार तक यह पिंड दबा और इस पिंड के अंदर अनेक प्रकार के मेटल्स और गैसों के तत्व विद्यमान थे। और इस प्रकार से दबने की सीमा जब समाप्त हो गई है तो इसमें एक बृहद स्तर का विस्फोट होता है और उस बृहद स्तर के विस्फोट के कारण ब्रह्मांड में तरंगें उत्पन्न होती हैं। कैसे? अभी कुछ दिनों पहले बेरूत एक स्थान था, आपने सुना होगा कि वहां पे विस्फोट हुआ
और उस विस्फोट के परिणाम स्वरूप लगभग 200 किलोमीटर दूर तक उस विस्फोट को आभास करा गया, उस विस्फोट का आभास करा गया। तो बताया गया कि 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व एक विस्फोट होता है और उस विस्फोट के परिणाम में हमको क्या मिलता है? स्थान अर्थात प्लेस, और दूसरा मिलता है हमको समय अर्थात टाइम। तो बोला गया कि स्थान और समय इस विस्फोट के साथ ही अस्तित्व में आए थे और इससे पहले कोई भी स्थान अथवा समय नहीं था। ठीक, तो ब्रह्मांड में विस्फोट के साथ ही स्थान और समय अस्तित्व में आते हैं और यह विस्फोट होता है 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व। 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व के बाद विस्फोट के 3 मिनट के पश्चात ही क्या होता है? प्रथम परमाणु बनना प्रारंभ हो जाता है। और आगे चले तो 3 वर्ष के पश्चात जो तापमान था वो 2242 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर रुकता है और इसके परिणाम स्वरूप मंदाकिनी का निर्माण प्रारंभ होता है। मंदाकिनी क्या होती है हम इसमें देखेंगे, जो की टर्मिनोलॉजी में दे रखी है उससे 5वें स्थान पर इसको मैंने स्थान दिया है। मैं आपको बता दूं लेक्चर में कि लेक्चर एक ही टॉपिक के दोनों अलग अलग भाषाओं में आपको उपलब्ध होंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश मीडियम के लेक्चर देखेंगे और यदि आप हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल हैं तो आप इस लेक्चर को इस समय देख रहे हैं। बाइलिंगुअल का खेल मैंने नहीं खेला है, पता चला बच्चा ना हिंदी भाषा का रह पाता है शुद्ध रूप से, जो कि परीक्षा में वांछनीय होता है, और ना ही जो एक्सपेक्टेड होता है इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज वह इंग्लिश भाषा का भी रह पाता है। हिंदी भाषा के लेक्चर में मैं इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से टीचर या किसी अन्य व्यक्ति जानकार व्यक्ति के पास जाएंगे तो संभवतः हो सकता है उन्हें हिंदी के शब्द का ज्ञान ना हो, तो वो उसके स्थान पर इंग्लिश का ही शब्द यूज कर लेते हैं, इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं। इसलिए मैं साथ साथ आपको व्याख्यान देता चल रहा हूँ तो आपको पता लग जाए कि वास्तव में हिंदी में इसको क्या कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार वह हिंदी में भी शब्द लिख देते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि वह हिंदी भाषा में ही इंग्लिश के शब्द को भी लिख देते हैं। जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कई बार हो सकता है वो इंग्लिश में आ जाती है एज इट इज लिख के हिंदी में देवनागरी लिपि के अंतर्गत। तो 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व एक विस्फोट होता है। विस्फोट के परिणाम स्वरूप अगले 3 मिनट में प्रथम परमाणु का निर्माण होता है और अगले 3 वर्षों के उपरांत टेम्परेचर गिरता है। यह टेम्परेचर आइडियल है मंदाकिनी के निर्माण में और इस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्रम बताया जाता है। और इसी क्रमिक विकास में लगभग 4.7 बिलियन वर्ष पूर्व सूर्य और सौरमंडल का निर्माण होता है, अर्थात हमारा सूर्य और उससे संबंधित हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है। तो ब्रह्मांड क्या है, यदि खगोल इसको देखने की दृष्टि से बताएंगे तो वो कहते हैं कि ब्रह्मांड का हमें ओर छोर तो पता नहीं है कितना लंबा है कितना चौड़ा है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम फिर भी मापन करें तो हम इसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। और उन्होंने पहले भाग को बोला अदृश्यात्मक, नॉन ऑब्जर्वेबल, और बोले ये लगभग संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुमान के अनुसार, कोई निश्चित नहीं है, यह लगभग संपूर्ण ब्रह्मांड का 70% है। और तीसरे को बोला उन्होंने दृश्यात्मक, ऑब्जर्वेबल, बोले कितने प्रतिशत है,
बोले 30% है। इसको उन्होंने दो खंडों में विभाजित करा। कितना विभाजित करा? 5%, 25%। 5% को बोला प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, बिल्कुल पता है हमें, क्लियर कट ये है। और 25% को बोला आभासी। इसका उदाहरण आप किस प्रकार से ले सकते हैं कि माता पिता हैं और ईश्वर का रूप है, स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है। माता पिता ईश्वर के तुल्य होते हैं, लेकिन स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है, हमारे सामने खड़े हैं। बोले ईश्वर है, हाँ ईश्वर भी है। बोले कहाँ है पता नहीं है, लेकिन है, आभास है, आभासी। तो उस 30% में 25% आभासी, 5% प्रत्यक्ष। और उस 5 इसका कैटेगराइजेशन फिर इस प्रकार से किया गया कि जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स था हमारा, उसमें मध्य में है हमारी पृथ्वी। तो बोले पृथ्वी कहां पर है? तो बोले पृथ्वी हमारी जहां पर है एक बड़ा समूह, वो है सौर मंडल। लेक्चर को केवल समझना है, कुछ भी नोट नहीं करना है। आपको वेल मेंटेन हाईलाइटेड रिटन नोट्स विद फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें अवेलेबल हो जाएंगे। आपको केवल एक विषय का ध्यान रखना है, एक बात का ध्यान रखना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 लिंक मिलेंगे। जो पहले वाला लिंक होगा वो सीधे लेक्चर के टॉपिक का होगा, और जो उसके ठीक नीचे दूसरा लिंक होगा वो उस पेज का होगा जिसपे इसके नोट्स अवेलेबल होंगे। टॉपिक के नोट्स 24 से 48 घंटे तक आपके पास अवेलेबल रहेगा टॉपिक का लिंक, और उसके बाद उसको डिलीट कर दिया जाएगा और आपके पास केवल पेज का लिंक बचेगा। यदि आप लेट हो जाते हैं तो फिर आपको पेज पे आके स्क्रॉल करना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कि टॉपिक हमारा किधर है। और उसमें अभी लगभग 60 के लगभग टॉपिक हैं, जो प्रतिदिन 5 के हिसाब से वृद्धि होगी। ठीक, तो हम कहां पर? सौर मंडल में। वेरी गुड। सौर मंडल कहां पर? बोला गया भैया मंदाकिनी। गैलेक्सी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, मंदाकिनी। मंदाकिनी कहां पर? बोले मंदाकिनी समूह। मंदाकिनी स्थानीय समूह, कम से कम 3, ऑन एवरेज 40, अधिक से अधिक 50। कम से कम 3, ऑन एवरेज 40, अधिक से अधिक 50 मंदाकिनी का यह समूह रहेगा। ठीक, बोले ये मंदाकिनी समूह कहां पर है? तो यह मंदाकिनी समूह जिस समूह में स्थित है उसको बोला गया वर्गो उच्च समूह। समूह को बोलते हैं क्लस्टर, उच्च हो गया सुपर, वर्गो नाम है तो वर्गो सुपर क्लस्टर। वेरी गुड। वर्गो सुपर क्लस्टर कहां पर है? तो जो वर्गो सुपर क्लस्टर है वह एक और सबसे बड़े क्लस्टर में स्थित है, लानिकिया उच्च समूह। अब तो शॉर्ट में लिख सकता हूं, स्पेलिंग देखिए इसकी, लानिकिया सुपर क्लस्टर। ये अभी तक का जिसमें पृथ्वी स्थित है उसका सबसे बड़ा समूह पाया गया है। कहा? 5% की रेंज में। एक इसके समतुल्य और समूह है जिसको बोला गया है सरस्वती सुपर क्लस्टर। भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा, और क्या है ये? नोट कर लीजिएगा इसको, सरस्वती उच्च समूह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है जो कि अभी तक खोजा गया है, जिसका अन्वेषण किया गया है। तो ब्रह्मांड देखने की दृष्टि से या प्रयोग करने की दृष्टि से या ब्रह्मांड को अन्वेषण करने की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया गया, दृश्यात्मक, दृश्यात्मक, अदृश्यात्मक। दृश्यात्मक 30%, अदृश्यात्मक 70%। उसमें भी 2 खंडों में विभाजित, 5% प्रत्यक्ष,
25% अप्रत्यक्ष, और फिर उसका वर्गीकरण इस प्रकार से करा गया जिसके केंद्र में पृथ्वी है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि 3 बातें सर्वविदित हैं, और उसमें एक बात यह थी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हाँ, हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। किस गति से बढ़ रहा है? तो 2015 में शोध आया कि ब्रह्मांड 66.9 अर्थात 67 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पारसेक। लेक्चर को केवल समझने की, देखने की, समझने की आवश्यकता है। आराम से बैठिए, हाथ नीचे करके, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिटन नोट्स वेल हाइलाइटेड आपके पास अवेलेबल है। केवल और केवल लिंक पर क्लिक करना है, वो मेरा ब्लॉगर का पेज है, आप उसमें आकर उसका कॉपी पेस्ट करना है केवल। 67 किलोमीटर प्रति सेकंड मेगा पारसेक। पारसेक क्या है? दूरी की इकाई होती है। मेगा पारसेक, पारसेक अर्थात दूरी की इकाई। तो लगभग 67 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पारसेक की दूरी से ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। तो वह गति, जिस गति के अंतर्गत ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है, उसी को बोला गया क्या? हबल स्थिरांक। हबल कांस्टेंट, दूसरी टर्मिनोलॉजी। तो हबल कांस्टेंट अर्थात जिस गति के साथ ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। नेक्स्ट आइए, तीसरी टर्मिनोलॉजी क्या है अपनी? खगोलीय इकाई। वेरी गुड। हम जानते हैं हमारे सौरमंडल में सूर्य है। सूर्य से आगे बढ़ेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल में सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी के मध्य 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। इस दूरी को बोला गया खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसे एयू से रिप्रेजेंट करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थात पृथ्वी और मध्य की दूरी। ब्रह्मांड में दूरी मापने के स्तर से इसको आदर्श इकाई के रूप में रखा गया और बोला गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थात दूरी की खगोलीय इकाई। नेक्स्ट, तारा। यहीं से आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी हो या सूर्य हो या आपके घर में अंतरिक्ष से आया हुआ धूल का कण, सभी खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी के उदाहरण हैं। उनमें से कुछ वर्गीकरण के आधार पर रासायनिक क्रिया हुई और रासायनिक क्रिया के माध्यम से हमने उस पर नाम हुआ नाभिकीय संलयन। और इस रासायनिक प्रक्रिया में जो हाइड्रोजन थी वो हीलियम में परिवर्तित हुई और उसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न हुई और उस ऊर्जा से सूर्य को प्रकाश और ऊष्मा मिली। तो वह खगोलीय पिंड जिसके पास अपने स्वयं की प्रकाश और ऊष्मा है उसको तारा बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी नंबर 4, वह खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं की ऊष्मा प्रकाश है उसको तारा बोलते हैं। नेक्स्ट, मंदाकिनी। तो हमने कहा पृथ्वी कहां पर? सौरमंडल में। सौरमंडल, मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या है? तारों का समूह। तारों का समूह। हमारी मंदाकिनी में कितने तारे? 1 अरब के लगभग। 1 अरब के लगभग। और बोले इसकी चौड़ाई कितनी है? बोले चौड़ाई जो हमारी मंदाकिनी है जिसे हम आकाश गंगा बोलते हैं, आकाश गंगा, उसकी चौड़ाई है 1 लाख प्रकाश वर्ष। मुझे अपने घर का कमरा पार करने में 2 सेकंड का टाइम लगता है, घर पार करने में 5 सेकंड का टाइम लगता है।
गली पार करने में 1 मिनट का टाइम लगता है। यह मेरी सामान्य स्पीड है। तो इसी प्रकार मैं आकाशगंगा में गया और जब मैंने आकाशगंगा को पार करने का प्रयास करा तो मुझे 1 लाख प्रकाश वर्ष लगे। मेरे पास एक ऐसा वाहन था जो प्रकाश की गति से चलता है और प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो मेरे पास एक ऐसा वाहन है जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। तब मुझे मेरी आकाशगंगा मंदाकिनी, जिसका आकाशगंगा मेरी जिस मंदाकिनी का नाम है, उसको पार करने में 1 लाख प्रकाश वर्ष का समय लग जाएगा। और मंदाकिनी क्या है? तारों का समूह है। यही तारों का समूह बड़े तारों के समूह के बनते रहता है, जिसे हमने बोला था मंदाकिनी स्थानीय समूह। अब अगले 2 टर्म इंपॉर्टेंट है, भूकेंद्र सिद्धांत एवं सूर्य केंद्र सिद्धांत। देखिए क्या है। तो ये सौरमंडल का सूर्य, जो कि टेम्परेचर है चमकता है, रेड रंग से दिखा देंगे। और फिर उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो भूकेंद्र सिद्धांत के अंतर्गत बोला गया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी ब्रह्मांड, सौरमंडल कल्पना करके बोला गया कि पृथ्वी सौरमंडल अर्थात ब्रह्मांड के केंद्र में है। किसने दिया सिद्धांत? टॉलेमी। पीस में साइलेंट है। टॉलेमी ने सिद्धांत दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। अगले 1500 वर्षों तक चलता रहा लगभग। उसके बाद 1530 में आए कोपरनिकस। और कोपरनिकस ने सिद्धांत दिया, नहीं भैया, बोले क्या? बोले पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में। और ये सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य स्थिर है और सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। और वैज्ञानिक शोधों के द्वारा यह सत्यापित हो गया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा महाविस्फोट सिद्धांत। एक पिंड है, उसके घनत्व में बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है क्योंकि उसके आकार को निरंतर कम किया जा रहा है। और एक लिमिट थी, जब आपके घर वाले आपको प्रेशर बनाए थे कि ये करो ये करो ये करो, सुन रहे थे। और एक लिमिट थी कि फट पड़े बोले नहीं करना या नहीं करूंगी। वही विस्फोट ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मांड में हुआ और उसके साथ स्थान और समय की उत्पत्ति होती है। हबल स्थिरांक अर्थात वह गति जिसके माध्यम से ब्रह्मांड विस्तार ले रहा है। खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। तारा खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं का ऊष्म प्रकाश है। मंदाकिनी तारों का समूह है। हमारी मंदाकिनी का नाम है आकाशगंगा, मिल्की वे गैलेक्सी। भूकेंद्र सिद्धांत, सौरमंडल में ब्रह्मांड के केंद्र पृथ्वी पर रखा गया था। और अब जो सिद्धांत चल रहा है जो कि सत्यापित है, सूर्य केंद्र सिद्धांत। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे तारा, ग्रह, उपग्रह, व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत तारा, सुपरनोवा, ब्रह्मांड के विस्फोट और ब्रह्मांड की परिकल्पना और कृष्ण ब्लैक होल थ्योरीज क्या है। आप अपने लिंक में जाइए और नोट्स को कॉपी पेस्ट करके अपने पास प्रिजर्व कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।